दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का जीव विज्ञान का पेपर का सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सभी प्रश्नों का क्या सलूशन होगा, क्या इनका हल होगा। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है बहुविकल्पी प्रश्न, और हमारे पास जो समय है वह 3 घंटे का समय है, और पूर्णांक जो है 80 नंबर का है, और 20 नंबर जो होगा आप सभी को प्रैक्टिकल पर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है वह क्या है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन में दिया है वर्गिकी और बैक्टीरियोलॉजी, जिरेंटोलॉजी, पेलिंटोलॉजी। तो इसमें जो है जीवाश्मों का अध्ययन जो है वह पेलिंटोलॉजी कहलाता है, यानी कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, पेलिंटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को पेलिंटोलॉजी कहते हैं, तो चौथा सही हो जाएगा। हमारा जो ब वाला प्रश्न है वो है, कौन सा पदार्थ पादप कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। तो जो हमारे पास सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन और प्रोटीन दिया है, इसमें से कौन सा पदार्थ कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन जो है यह पादप कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। बाकी जब भी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन ये सभी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्न प्रोथेलस होता है। तो फर्न प्रोथेलस क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या स्पेरोफाइट। तो फर्न प्रोथेलिस जो होता है वह अगुणित होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है यह सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास द वाला ऑप्शन है, द वाला, जीवाणु किसके पूरे शरीर में कशाभिकाएँ होती हैं उसे कहते हैं। कह रहा है वे जीवाणु जिसके पूरे शरीर पर कशाभिकाएँ हों, जिसके पूरे शरीर पर कशाभिकाएँ हों उसे क्या कहते हैं। पहला हमारा है मोनोट्राइकस, दूसरा है एम्फीट्राइकस, और तीसरा है पेरिट्राइकस, और चौथा है एट्राइकस। तो दोस्तों जिस जीवाणु की पूरे शरीर पर कशाभिकाएँ होती हैं उसे पेरिट्राइकस कहते हैं, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब अगला है हमारे पास ई, कौन सा रोग अनुवांशिक होता है। इसमें हमको रोगों का नाम दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा रोग अनुवांशिक होता है। तो पहला दिया है हीमोफीलिया, दूसरा है पेचिस, तीसरा है प्लेग, और चौथा है तपेदिक। तो दोस्तों हीमोफीलिया जो रोग है ये अनुवांशिक होता है, और जो पेचिस, प्लेग और तपेदिक हैं ये सब अनुवांशिक नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है यह सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब इस समय हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है यह है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है सही उत्तर छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा जो ए वाला प्रश्न है, निम्न में से डैश 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 मानव का अवशेषी अंग नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा मानव का अवशेषी अंग नहीं है। तो देखो निमेशक झिल्ली जो है यह मानव का अवशेषी अंग है, और पुच्छ कशेरु यह भी मानव का अवशेषी अंग है, और अपेंडिक्स जो है यह भी मानव का अवशेषी अंग है। और यह जो है छोटी और बड़ी आंत के मिलने की जगह पे एक छोटा सा उंगली नुमा निकला रहता है, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं, जहाँ पर छोटी और बड़ी आंत मिलती हैं। तो यह भी अवशेषी अंग है। और जो चौथा है ग्लोटिस, यह मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है, यानी कि हमारा जो चौथा है यह सही हो जाएगा। अब अगला है हमारे पास ब, जंतु कोशिका में तर्क तंतुओं का निर्माण डैश 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 से होता है, यानी कि कह रहा है जंतु कोशिका में तर्क तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल के द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो जंतु कोशिकाओं में तर्क तंतुओं का निर्माण जो होता है सेंट्रियोल के द्वारा होता है, यानी कि जो हमारा पहला है यह सही हो जाएगा, सेंट्रियोल। और स है प्रोटीन संश्लेषण डैश 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 में होता है, यानी कह रहा है किस में प्रोटीन संश्लेषण होता है। हमारे पास ऑप्शन है सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है वह राइबोसोम में होता है, और राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, और राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो हमारा स का ऑप्शन नंबर चौथा है यह सही हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम। अब आते हैं द पर, डीएनए में उपस्थित होता है।
कह रहा है डीएनए डैश 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 में उपस्थित होता है, यानी डीएनए किस में उपस्थित होता है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है केवल हरित लवक, यानी केवल हरित लवक में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल न्यूक्लियस में, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है हरित लवक में भी उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है और न्यूक्लियस में भी उपस्थित होता है। तो तीनों में उपस्थित होने के कारण यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आगे चलिए देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। अब आगे हमारे पास है ई, द वाला हो गया हमारा। अब आगे हमारा ई वाला प्रश्न। तो देखो द वाला हो गया, ई पे क्या है, ई नग्न बीजी डैश 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 में पाए जाते हैं। तो यानी कि नग्न बीजी किस जगत में आते हैं, किस संघ में आते हैं। तो इसमें संघ का नाम दिया है शैवाल, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और एक है जिम्नोस्पर्म। तो नग्न बीजी जो होते हैं वे जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं नग्न बीजी। और आवृत बीजी जो होते हैं वह एंजियोस्पर्म में आते हैं। यदि आपसे पूछ ले आवृत बीजी पाए जाते हैं तो हो जाएगा एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी पाए जाते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए देख लेते हैं मैच क्या क्या है हमारे इस पेपर। तो हमारे पास अब तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए, यानी हमारे पास इधर पहला जोड़ी इधर है, दूसरा इधर है। अब इन दोनों में जो सही होगा उसमें मिलाना होगा। तो हमारे पास जो पहला है, पहले का हमारा जाएगा द, यानी कि प्याज पर, यानी हमारा जो पहला है वह द पे जाएगा प्याज पर। और दूसरा जो है, या दूसरा हमारा ई पर जाएगा, यानी कि सरसों पर। दूसरा जो है यह सरसों पर जाएगा। और तीसरा जो है, या तीसरा हमारा यानी कि धतूरा पर जाएगा। तीसरा का जो मैच या धतूरा पर जाएगा। आप इसके सिंबल और फार्मूले को याद कर लीजिएगा। और हमारा चौथा जो है, चौथा वह बै पे यानी कि मटर पर जाएगा। चौथा जो है यह मटर पे जाएगा। और पांचवा जो है कंपोजिटी में जाएगा। पांचवा जो है यानी कि स कंपोजिटी पर जाएगा। तो पहले का जो है द यानी कि प्याज पर है, दूसरा जो है सरसों है, और तीसरा जो है हमारा धतूरा पर है, और चौथा जो है मटर पर है, और पांचवा जो है कंपोजिटी पर है। तो चलिए हम देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारे पास चौथा प्रश्न है एक शब्द में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का जो है एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला जो है हमारा कोशिका द्रव्यीय, कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिक एककों जो कोशिका के केंद्रक के बाहर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिक एककों जो कोशिका के केंद्र के बाहर स्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो कोशिका के केंद्र के बाहर होते हैं और उन्हें हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा जीन। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा जीन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा जीन। और उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि किस रोग में अस्थियां गलकर कोमल, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। तो ये कौन सा रोग है जिसमें अस्थियां गलकर कोमल, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस। देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस रोग में क्या होता है कि हड्डियाँ जो होती हैं वे कोमल, कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा है वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ अदला बदली करते हैं क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और हमारे पास जो चौथा है कलश, पादप एवं यूट्रिक्लोरिया किस प्रकार के पौधे हैं। तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये जो पौधे हैं कलश, पादप और यूट्रिक्लोरिया ये कीटभक्षी पौधे हैं हमारे। और हमारे पास पांचवा जो है उस तकनीकी का नाम लिखिए जिसमें भ्रूण में अनुवांशिक अनुमतियों का परीक्षण किया जाता है। यानी कि भ्रूण में ही अनुवांशिक अनियमितताओं का परीक्षण किया जाता है जिस तकनीकी से, उस तकनीकी का नाम बताना है। तो उस तकनीकी का नाम है
अमनियोसाइटेटिस, अमनियोसाइटेटिस, यानी कि मैं इसको लिख दे रहा हूँ, देखिए अमनियोसेरेटिस, अमनियोसेरेटिस। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यानी कि यह अमनियोसेरेटिस वह तकनीकी है जिसका प्रयोग भ्रूण में आनुवांशिक अनियमितताओं का परीक्षण करने में किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।